हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए, केबीएस पीजीटी का एग्ज़ाम फिजिक्स का 17 फरवरी को है और आज इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसी बात आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम पेपर में आपको ध्यान रखनी है या एग्ज़ाम पेपर से पहले फॉलो करनी है। ये जो टाइम है इसमें आपको कई सारे तरह का कन्फ्यूज़न होगा, टेंशन होगा कि सर पहले पेपर में फिजिक्स को अटेम्प्ट करें या पेडागोजी को, कितना टाइम किसके लिए देना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, कितने क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करने ही हैं। इसके अलावा सर हमारा तैयारी थोड़ा सा हल्का है और ऐसा लग रहा है कि ये प्रिपरेशन जो है इस केबीएस पीजीटी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए इनफ है या नहीं है, या ये वैकेंसी जाती हुई दिखाई दे रही है, इसमें हम कैसे क्वालिफाई करने के लिए काम करें। और भी छोटे मोटे बहुत सारे डिप्रेशन होते हैं, बहुत सारे तनाव होते हैं। तो आज हम एक एक बात पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे और आपको रिलैक्स मोड पे तो लेके आएंगे जिससे आप अच्छे से पेपर को दे पाएँ। चलिए चालू करें। तो सबसे पहली बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के लिए दो फेज़ बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो एग्ज़ाम से पहले वाला जिसमें आप कंटेंट को प्रिपेयर करते हो, और एक एग्ज़ाम में जिसमें आप कंटेंट को यूज़ करते हो। और दोनों की हिस्सेदारी यदि आप हमसे पूछें, हमारे पर्सपेक्टिव से पूछें, तो दोनों की 50-50% होती है। इवन कई केसेस में ऐसा देखने को भी मिला है कि यदि फिजिक्स पार्ट की या थ्योरेटिकल पार्ट की तैयारी थोड़ी सी कम भी होती है और आपकी एग्ज़ाम अटेंड करने की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है तो आप क्वालिफाई हो सकते हो। लेकिन यदि आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी है लेकिन आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको स्ट्रेटजिकल फॉलो नहीं कर रहे हो या उसको कवर नहीं कर रहे हो, तो चांसेस ये हैं कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट आपने देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा कि यार ये बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करता है, सारा कंटेंट इसका क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर हैं, उसके बाद भी पता नहीं इसका सिलेक्शन क्यों नहीं होता। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर से निकलने के बाद ये कहते हुए मिल जाएंगे कि सर मैं पेपर को अटैम्प्ट नहीं कर पाया, पूरा पेपर में पढ़ ही नहीं पाया, टाइम मेरे लिए कम पड़ गया, सर जीके वाले क्वेश्चंस तो मैंने पढ़े ही नहीं, इंग्लिश वाले क्वेश्चन तो मैंने पढ़े ही नहीं, सर फिजिक्स के लास्ट वाले क्वेश्चन तो मेरे से रह गए। इस तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। जबकि हर एक एग्ज़ाम पेपर उसमें जितने भी क्वेश्चंस बना रहा है वो उसी अकॉर्डिंग मैनेज करता है कि आप दिए गए टाइम इंटरवल में उसको पूरा कर सको। कोई भी एग्ज़ाम पेपर ऐसा नहीं बनता है, और यदि बनता है तो वो फिर सबके लिए एक जैसा होता है, फिर वो सबका ही छूटना चाहिए। यदि आपका ही पेपर पूरा नहीं हो रहा टाइम से, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको पेपर अटेंड करने की जो स्ट्रेटजी है, जो तरीका है, उसमें कमी है। आज हम उस तरीके भी बात करेंगे। दूसरा, सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 140 हो सकती है, 135 हो सकती है, 150 हो सकती है, 120 हो सकती है। इस बात को बिल्कुल आप ना सुने, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर को देखे बिना आप कट ऑफ का आइडिया कैसे लगा सकते हो? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। कट ऑफ डिसाइड केवल पेपर करता है, पेपर करता है और केवल पेपर करता है। पेपर कैसे आएगा उस बेस पे हम कहेंगे कि कट ऑफ बढ़ेगा या घटेगा। पेपर से पहले आप कट ऑफ को नहीं बता सकते, और ना ही ये बता सकते हो कि आपको फिजिक्स में इतने करने ही करने हैं, इंग्लिश में इतने करने ही करने हैं, पेडागोजी में इतने क्वेश्चन करने ही करने हैं, ये भी आप नहीं बता सकते। कई सारे एग्जाम पेपर में फिजिक्स बहुत इजी आई, कई सारे लोगों ने कहा कि 100 में से 70 करना जरूरी है, इतने तो आपके होने चाहिए, इतने आप कर दोगे तो आप सिक्योर रीजन में हो। फिजिक्स इजी आ गई, लोगों ने 100 तक किए, 90 तक अटेम्प्ट किए, तो कट ऑफ ऊपर चली गई। जिस बच्चे ने ये सोचा, जिस स्टूडेंट ने ये सोचा कि सर मेरे को केवल 70 तक ही रखना है और पेपर टफ आ गया, तो हो सकता है आपकी 50 भी बने। तो पेपर कट ऑफ को डिसाइड करेगा। लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ रही, क्या रह सकती है, इसमें अपना टाइम ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। आप इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। आपको सोचना है कि आपने जितनी भी तैयारी की है, कई सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे टॉपिक छूट भी गए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स के टॉपिक पूरे हो गए लेकिन रिवीजन नहीं हुआ,
कई सारे स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट नहीं दिए या टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस थे वो अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं किए। ये प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट के साथ कुछ ना कुछ पाई जाएंगी। किसी का पेडागोजी नहीं होगा, किसी का रीजनिंग नहीं होगा, किसी के फिजिक्स से कुछ टॉपिक छूटेंगे, किसी ने टेस्ट का रिवीजन नहीं किया, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने प्रॉपर वे में काम किया है। और हमारी अक्सर इस केस में जो टेंडेंसी होती है, जो प्रवृत्ति होती है, वो ये होती है कि सर अब हमारा सिलेक्शन तो मुश्किल लग रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है फिर KBS हाथ से जाएगी, हमको ऐसा लग रहा है कि सर अभी कैसे क्वालिफाई होगा सर। इस केस में सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी तैयारी के फेज़ में हैं, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं अच्छे तरीके को फॉलो करोगे, अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि आप क्वालिफाई हो जाएं। वैसे डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस उस केस में हैं कि आपने बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किया है, आप ऐसे पेपर देने जा रहे हो या फिजिक्स को आपने ऊपर ही ऊपर से देखा है। यदि आप डेडिकेशन से के साथ कुछ भी कर रहे हो, 70-80% भी आपने सिलेबस किया है, तो आपके चांसेस हैं कि आप उस एग्ज़ाम पेपर में क्वालिफाई कर सकते हो। LDCE का जो पेपर आया था डिपार्टमेंटल वाला, वो इतना ईजी पेपर था, उस लेवल का ही पेपर आना चाहिए। कट ऑफ यदि बढ़ेगी घटेगी तो पेपर अच्छा आएगा, मतलब लेवल का आएगा तो कट ऑफ कम रह जाएगी, पेपर थोड़ा सा सरल आएगा, इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। डिपार्टमेंटल जो पेपर आया था उसमें बहुत कुछ नहीं था, बहुत इजी था, सही पेपर था, इस तरीके का बनना चाहिए। यदि इससे लेवल ऊपर भी होता है तो चल जाएगा, उसमें कोई खास तकलीफ नहीं है। और यदि आपने वो डिपार्टमेंटल वाला पेपर नहीं देखा है तो मत देखना आप, अब जो हो गया वो बेस्ट है, उसमें ज़्यादा अपन को कलाकारी नहीं करनी, क्योंकि वो हमको तकलीफ दे जाएगी। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे आपको जो आपको तकलीफ देंगे, तो पेपर जो अगला है वो बिगड़ सकता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हम जिस फेज़ में हैं वो फेज़ से सिलेक्शन लेने की कोशिश करनी है। अब तैयारी हुई है नहीं हुई है, मेरे पड़ोसी से ज़्यादा है, आपके पड़ोसी से कम है, उस बात को ना सोचें, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, बहुत सारे अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, और ये सोचना भी बेकार बात रहेगी। आप ऐसा सोचें कि KBS के एग्ज़ाम में मुझे कुछ ऐसा करना है, इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है कि मैं उसमें सिलेक्शन लेने लायक नंबर बना सकूं, इंटरव्यू के लायक नंबर बना सकूं। या इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो पेपर को मेरे को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना सीखना है। जितने भी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, जितने भी हरियाणा के स्टूडेंट हैं और जितने भी राजस्थान रीट के स्टूडेंट हैं जो KBS का पेपर देने जा रहे हैं, और वो इस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं कि सर मैंने तो कोई खास प्रिपरेशन नहीं किया, बट मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ। आपने भले ही प्रिपरेशन ना किया हो, लेकिन आप वहाँ मन से बैठने की कोशिश करें, वहाँ क्वेश्चन को प्रॉपर वे में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक एग्जाम पेपर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो आप उसको सीखें, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पे कि आपको पेपर जो है वो किस वे में अरेंज करना है, किस वे में सॉल्व करना है। वैसे पेपर सॉल्व करने के बाद जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जो लोग क्वालिफाई होते हैं, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि मैंने ऐसे सॉल्व किया, मैंने ऐसे सॉल्व किया। लेकिन हम हमारी बात करें, पर्सनली मैं मेरी बात करूं, तो हमने जितने भी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए PGT लेवल के और हायर एजुकेशन के, उसमें से कुछ एक्सपीरियंस हैं जो कॉमन हैं, जिनकी बेस पे हमको ऐसा लगता है कि हम क्वालिफाई हो पाए या क्वालिफाई आपको करवा सकते हैं। तो आप हमारे एक्सपीरियंस को सुने, आपको लगता है कि यार ये फॉलो करने वाले हैं तो आप फॉलो करें, क्योंकि आप मैच्योर स्टेट के स्टूडेंट्स हो, आपको समझदारी इतनी आपके अंदर है कि सही क्या है और गलत क्या है आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो हम जो बता रहे हैं उसको सुने तो अच्छे से, लेकिन फॉलो क्या करना है, जो आपको सबसे बेस्ट लगे, ठीक है। ये हम जो लिखेंगे, हम जो बताएंगे वो पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस हैं, और एक्सपीरियंस हमेशा परिस्थिति, आपका लेवल और सिचुएशन के अकॉर्डिंग तैयार होते हैं। तो 100% ऑथेंटिकेशन इस चीज़ का कभी नहीं हो सकता, लेकिन आप फॉलो कर सकते हैं यदि आप चाहें तो। देखिए KBS का जो एग्ज़ाम पेपर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और इसी पार्ट्स को मैनेज करके ही आपको काम करना है। पहला पार्ट है फर्स्ट पार्ट, जिसको हम बोल देते हैं, और सबसे बड़ा पार्ट है जो कि फिजिक्स का है, ठीक है। दूसरा पार्ट हम मानते हैं कि ये जो पार्ट है वो हम मानते हैं पेडागोजी वाला, और तीसरा पार्ट हम मान लेते हैं, हम इसमें
वैसे तो उसको हम कुछ अलग नाम से कहते हैं, पर हम इसको एक्स्ट्रा पार्ट मानते हैं, जिसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और रीजनिंग भी है, आईसीटी है और जीके वाला पार्ट है या करंट अफेयर है। इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ये 40 क्वेश्चन का पार्ट है, ये भी 40 क्वेश्चन का पार्ट है और ये 100 क्वेश्चन का पार्ट है। आपका पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड होके आएगा, ठीक है। और इन 3 पार्ट्स को 3 आवर्स में कैसे मैनेज करना है, ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी होगी, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो सर पॉजिटिव रहेंगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा। हम ये सोचेंगे कि हम सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, इस बार वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है, एक सीट निकालनी है, पॉजिटिव रहेंगे तो काम होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नहीं होगा। ये सारी बातें ड्रामेबाजी की हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव रहने का मतलब होता है नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना। पॉजिटिव रहने का मतलब ये नहीं होता मेरा होगा ही होगा। पेपर में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते वक्त नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जैसे लगातार क्वेश्चंस का ना होना, गलत ऑप्शन का भर देना, टाइम कम पड़ जाना या कंप्यूटर का बंद हो जाना। इस सिचुएशन में आप कैसे पॉजिटिव सोचोगे, ये पॉजिटिविटी है। आप खुद को कैसे मैनेज करोगे, कैसे विचार आप खुद को दोगे, खुद को क्या सजेशन दोगे, खुद से क्या बातें करोगे, ये पॉजिटिविटी है। तो पॉजिटिविटी आपको ये रखनी है कि एग्जाम पेपर में नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन बने, उस केस में आप पॉजिटिव सोचें, आप उस केस में अच्छा सोचें। ये आपकी पॉजिटिविटी है। अंधभक्त नहीं बनना है कि मेरा तो होगा ही होगा, मैं तो सुबह पूजा करके आया हूँ या पूजा कर लूँगा या मैंने प्रसाद बोल रखा है। कई सारे लोग सवामनी भी बोल देते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। पेपर कठिन आए तो भी मैं करने की कोशिश करूँगा, इजी आएगा तो भी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वैसे पहले कई सारे लोग सबसे पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करते हैं, कई सारे लोग पहले पेडागोजी को सॉल्व करते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है सबसे पहले किसी भी पेपर के उस पार्ट को सॉल्व करना चाहिए जो टाइम सेविंग है, जो बहुत कम टाइम लेता है, जिसको करने में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होती, जो पढ़ने से सॉल्व हो जाते हैं या जिसकी तैयारी आपकी कम है। बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते थे बचपन में और ये जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें रात दिन का डिफरेंस होता है। बोर्ड के एग्ज़ाम में उल्टा सोचना पड़ता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन करना चाहिए जो लेंदी है, जो आसानी से आता है, जो बहुत अच्छे से आता है, उसको पहले करना है। कंपटीशन वैसे नहीं चलता। कंपटीशन कहता है पहले वो करो जो आपको टाइम सेव करके देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा आपका फिजिक्स में। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि 180 मिनट हैं, 180 क्वेश्चन हैं, तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलेगी, तो मैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगा। तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये केवल दिखाने के लिए है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और ये दिखाने वाले दांत हैं कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन है। फिजिक्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1.5 मिनट भी लेंगे, 2 मिनट भी लेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 5 सेकंड लेंगे। तो आपके जो फिजिक्स का पेपर है उसके 100 क्वेश्चंस को करने के लिए कम से कम आपको 120 मिनट का रिक्वायरमेंट तो होगा ही, और इसके लिए 120 मिनट तो आपको देना भी चाहिए यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। बात करते हैं पेडागोजी की, बात करते हैं इस पार्ट की। तो इसमें इतने टाइम की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। पेडागोजी में क्या कैलकुलेशन करोगे आप, कोई कैलकुलेशन नहीं होती। तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप जीके वाला पार्ट अटेम्प्ट करें। जीके वाले पार्ट में 10 क्वेश्चन है। आता है तो आप टिक कर दोगे, नहीं आता है तो छोड़ दोगे। तो हमको ऐसा लगता है कि 10 क्वेश्चंस को करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट या 4 मिनट लोगे, फटाफट पढ़ के ख़त्म हो जाएगा। पूरे पेपर में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अपने माइंड को, आप अपने आप को ये बात महसूस करवाते रहें कि सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे यहाँ महसूस होगा 3 मिनट किए, 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये माइंड क्या महसूस कर रहा है, ठीक है जितने आए उतने कर दिए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन 10 क्वेश्चन तो हो गए, अब मुझे जीके वाला पार्ट नहीं देखना। दूसरा, आपको इसके बाद आईसीटी सॉल्व करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है कि इसके बाद सीधा आईसीटी पे जाएं, यदि आईसीटी की जगह रीजनिंग आ रही है तो भी चलेगा, पर आईसीटी ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। तो 5 क्वेश्चंस करने में हमको लगता है कि 2-3 मिनट इसमें लगना चाहिए।
बात करें रीजनिंग की, यदि 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 5 मिनट ले लो। कई सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा नहीं है तो 6 मिनट ले लो, क्योंकि ठीक है रीजनिंग कोशिश करोगे तो बनती है, मुश्किल नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स को इसमें 8 मिनट भी लग जाता है, 8 मिनट तो भी लगा सकते हो। क्वेश्चन जहाँ बन रहे हैं वह टाइम इन्वेस्ट करना ठीक है, जहाँ क्वेश्चन ना बनने की उम्मीद है वहाँ टाइम खराब करना ठीक नहीं है। ये जो इंग्लिश है देख लें, 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट लगनी चाहिए। हिंदी है 5 मिनट से वैसे कम ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो आप देखोगे 5 5 5 और ये टोटल मिला के 5, तो आई थिंक ये जो पार्ट है वो 20 to 25 मिनट में पूरा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप 30 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा देना ठीक नहीं है, और इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा भी नहीं, है आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा। इसके अलावा हम बात करें, इसको करने के बाद आपको आना चाहिए पेडागोजी के पास, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व करोगे, नहीं आता है तो आप नहीं करोगे, ठीक है। तो पेडागोजी जो है 40 क्वेश्चंस करने में, पढ़ने में, आंसर टिक करने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 25 मिनट ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने मिनट में क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने NBS के भी किए हैं, KBS के भी किए हैं, RPSC राजस्थान के किए हैं, मध्य प्रदेश के भी किए हैं, उत्तर प्रदेश के भी किए, उत्तर प्रदेश में तो आता ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सब बहुत इजी वे में सॉल्व होता है, कि पेडागोजी तो इतना बड़ा पार्ट है ही नहीं। और पेडागोजी किसी ने नहीं पढ़ी है तो भी टेंशन ना ले, और पढ़ी है तो भी टेंशन ना ले। ना पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं पेडागोजी को, वो थोड़ा दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि 40 में से 15 to 20 तक पहुंच जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट से हमारी बात हो रही है तो वो पहुंच रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी होगा बेसिक सा, तो भी आप 15 से 20 क्वेश्चन तो कर दोगे। और आपने बहुत बेहतरीन पढ़ा है तो 30 to 35 या 25 to 35 के बीच में आप कहीं भी स्टैंड करोगे तो वो कोई बड़ा मसला है नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो? मैं तो सर बहुत अच्छा पेडागोजी पढ़ के आया हूँ, मैं तो 40 में से 38 तो करूँगा ही करूँगा, ये कमिटमेंट मत करके जाना। इन पेपरों में कमिटमेंट नहीं करनी है। पेडागोजी कठिन आ गई तो कैसे करोगे 38? तो फिर आपको डिप्रेशन हो जाएगा ना, क्योंकि घर से तो आप ये सोच के आए हो कि मैं 38 क्वेश्चन करूंगा, और वहाँ पेपर कठिन आ गया, आपसे 25 ही हुए, तो आप तो डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है, आपका जो स्केल है वो तो 38 को कह रहा है। ऐसा नहीं करना, जितने भी हो जाए इजी वे में बेस्ट है। वहाँ लोड लेना ही नहीं है किसी भी चीज़ का। पड़ोसी धुआंधार पेन चला रहा हो, आपको लग रहा है मेरा पेन नहीं चल रहा, डिप्रेशन में आ गया और उसका तो सिलेक्शन हो गया होगा। हो सकता है वो अगले पेपर की तैयारी कर रहा हो सकता है कि वो पेन चलाने की कोशिश कर रहा हो, उसका पेन खराब हो गया हो। टेंशन क्यों कर रहे हो? आपको अपना पेपर करना है, पड़ोसी क्या कर रहा है उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। आपकी सहेली लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा ये होता है, महिलाओं में पड़ोसी को देख के टेंशन बहुत जल्दी होती है, लड़के तो थोड़ा सा नहीं करते, पर माफ़ करना हम किसी को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो थोड़ा कंपटीशन का लेवल है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो आप किसी भी बेस पे, महिला हो, पुरुष हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, इस केस में ना उलझे। आपका अपना लाइफ है, आपके अपने डिसीजन है, आपके अपने एथिक्स है, आपको उनके अकॉर्डिंग काम करना है। पड़ोसी क्या कर रहा है वो बेस्ट है, अच्छा है, बुरा है, आपको उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, कम से कम एग्जाम पेपर तक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, ये आप 20 to 25 मिनट में कर लें। बहुत अच्छे क्वेश्चन यदि आपसे होते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो आप 30 मिनट भी ले सकते हैं। कोई लकीर नहीं है कि 20 मिनट में ही करना है, वो एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे यहाँ तक रहना है, क्योंकि पेपर में माइंड में जो क्लॉक है वो रनिंग में होनी चाहिए, तब जाके आप पेपर में फुल माइंडसेट के साथ काम कर पाओगे। उसके बाद बात करें फिजिक्स की, तो आप देखोगे 30 मिनट मैक्सिमम आपने यहाँ ले लिए, 30 मिनट मैक्सिमम आपने यहाँ ले लिए, मिनिमम चलो मान लेते हैं 25 मिनट मान लेते हैं, यहाँ भी मिनिमम 25 मिनट मान लेते हैं। तो इस फेज में जब आप आओगे फिजिक्स में, तो आपकी 120 मिनट तो मैक्सिमम निकल चुकी होंगी, या करीबन 110 आपकी मैक्सिमम मिनट निकल चुकी, सॉरी माफ़ करना, 60 मिनट आपकी मैक्सिमम निकल चुकी होंगी, या 50 मिनट आपकी मिनिमम निकल चुकी होंगी। आपके पास टाइम कितना सेव है फिजिक्स के लिए? या तो 110 मिनट या 120 मिनट, 130 मिनट। ये टाइम सेव करके लाए हो आप, सेव करके लाए हो किसके लिए? फिजिक्स के लिए। और जो कि हमने कहा था कि 100 में से 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 120 मिनट का रिक्वायरमेंट होगा। अब फिजिक्स में भी काम कैसे करना है? क्वेश्चन हमेशा 3 लेवल के एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं, 3 से ज़्यादा लेवल बनते नहीं हैं। पहला लेवल होता है इजी क्वेश्चन का, दूसरा होता है मीडियम क्वेश्चन का, तीसरा होता है
हाईएस्ट लेवल, जिसमें क्वेश्चंस ना होने की 100% प्रोबेबिलिटी होती है। और ऐसे जो क्वेश्चन है जिनकी ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ये किसी भी एग्जाम पेपर में 2, 3, 5 क्वेश्चन पाए जाते हैं जो आपको उलझाने के मकसद से दिए जाते हैं। आपको उनको जल्दी से रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि आप उनको कर सकते हो कि नहीं कर सकते, तुरंत स्किप करो। उनको उसमें उलझना ही नहीं है। हो सकता है कि आपकी मुलाकात उन ना होने वाले क्वेश्चन से पहली बार में हो जाए, तो आपको डिप्रेशन नहीं करना, आपको रिलैक्स होकर काम करना है। कोई बात नहीं, पेपर कठिन आया होगा। हमारे संग एनबीएस में जो इंसिडेंट हुआ था, हम हमारे क्लास में बताते रहते हैं, पहले भी बताए थे। एनबीएस का हम एग्ज़ाम दिए थे, तो उस समय 100 क्वेश्चन आते थे फिजिक्स में। हमने 120 मिनट सेव कर लिया। हमने कहा कि चलो अब चलते हैं फिजिक्स में। और हमको पता नहीं क्यों फिजिक्स को लेकर थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। इस पेपर में तो हम बहुत कुछ करते भी नहीं हैं, तो हमने कहा फिजिक्स में चलो अटैम्प्ट कर लेते हैं। हमने स्टार्ट किया और हमको ये लगा कि पहला जो फेज़ होगा फिजिक्स का, पहला राउंड जो हम करेंगे फिजिक्स में, वो करीबन 80 to 90 मिनट में ख़त्म कर देंगे। और पता ये चल रहा है कि 10 मिनट में आगे के 5-6 क्वेश्चन तक ही हम पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी आ गए हैं, ऑप्टिक्स के डाल दिए उसने। तो यहाँ थोड़ा सा और आगे चलना ठीक है। हम आगे गए, 20 मिनट में पता लगा आप 8 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और टाइम बहुत निकल रहा है और पढ़ भी 20 ही रहे हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? यहाँ ये नहीं सोचना कि मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहे, या ये माइंडसेट होना चाहिए कि पेपर कठिन आया है, कट ऑफ कम जाएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करो और क्वेश्चन में उलझना नहीं है। उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन कठिन लग रहे थे, डिफिकल्ट लग रहे थे, उनको स्किप करते हुए चले गए। और 30 तक ऐसा ही हुआ। 30 के बाद देखा तो पेपर इजी था। हमारे जो पेपर का पार्ट था उसमें आगे क्वेश्चन डिफिकल्ट लग गए थे और बाद में इजी थे। यदि हम आगे ही उलझ जाते तो पीछे पहुंचते नहीं, और उस पेपर में सिलेक्शन भी हुआ था। तो कहने का सीधा सा मतलब क्या है, आपके जो ना होने वाले क्वेश्चन है, परेशान होने वाले क्वेश्चन है, वो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में भी मिल जाए और बाद में भी मिल जाए, हो सकता है बीच पे भी मिले। उनको लेके डिप्रेशन में नहीं आना। आपका काम क्या है, आने वाले क्वेश्चंस को पूरा करना है, इसके अलावा आपका कोई टारगेट नहीं। और इस फिजिक्स के पेपर में हम कोशिश ये करवाते हैं स्टूडेंट से कि आप 2 फेज में या 2 राउंड में इस पेपर को पूरा करो। कौन से राउंड? एक तो आप ले लो 80 to 90 मिनट का, जिसमें आप उन सभी क्वेश्चंस को कर दोगे जो बहुत इजी लेवल के हैं या जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। पहला क्वेश्चन किया इजी था, टिक कर दिए। दूसरा क्वेश्चन किया मीडियम था, आपको लगा है कि 2-3-4 स्टेप में आंसर आ जाएगा, मुझे प्रॉपर पता है, तो कर दो। लेकिन ऐसा क्वेश्चन मुलाकात हो रही है जो आपने कभी देखा तो है, लेकिन 2-3 कॉन्सेप्ट उसमें लगाना है, उसको सॉल्व करना है, और आपको ये उम्मीद है कि आ भी सकता है और नहीं भी, तो उसको उस केस में छोड़ना ठीक है, उसको आगे बढ़ जाना ठीक है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप 90 मिनट जब निकलेंगी तो आपको पता चलेगा कि आप इजी क्वेश्चंस को भी करते हुए आ रहे हो, तो 100 में से 60 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, इतने तो इजी आते ही हैं उसमें। अब जो रिमेनिंग 30 हैं उनमें आप उन क्वेश्चंस को कर दो जिनमें थोड़ा सा डाउट है, जिनमें हमको अच्छे से काम करना है। और कैसे पता चलेगा अच्छे से काम करना है? ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो ऑनलाइन पेपर तो बेस्ट होता है इस काम के लिए, क्योंकि उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। कर दिया है तो ग्रीन, नहीं किया तो रेड। आपको रीचेक करना है तो उसमें पर्पल कलर का आता है एक ऑप्शन, तो जिसको आपको रीचेक करना है, जिसमें दोबारा सोचना है, जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट लगा के देखना है, आप उसमें वापस से कर सकते हो। पर्पल कलर का उसमें ऑप्शन टिक कर दें। रिव्यू का आता है, आई थिंक रीचेक का कुछ ऐसा आता है लिखा हुआ। इंस्ट्रक्शन को आप टाइम से पढ़ें। कुछ बेसिक सी बातें जो आपकी मम्मी पापा हमेशा कहते होंगे, टाइम से पहले जाओ पेपर में। टाइम से पहले का मतलब पेपर स्टार्ट होने के 1 घंटे से पहले पहुंच जाओ। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो उनको आप पहले ही अरेंज करके रखें। कई सारे लोग तो सुबह पेपर देने से पहले वो परमिशन लेटर निकलवा के जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं और लड़के तो अधिकतर सुबह, भाई साहब परमिशन लेटर निकाल देना, मेरे कल जाना है पेपर देने, ऐसा लोग करते हैं। तो सुबह हो सकता है परमिशन लेटर ना निकल पाए। ये जो हम बातें कर रहे हैं बहुत बेसिक सी हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें ही आपका बहुत बड़ा मंजिल या बहुत बड़ा दीवार तैयार करेंगी, बहुत बड़ा महल तैयार करेंगी। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? रिलैक्स मोड पे रहना। दूसरी प्रायोरिटी, जो आपको कुछ बताने की कोशिश की है इसको वापस से सोचो। सबसे पहले टाइम सेविंग, जिनमें आता है तो ठीक, नहीं आता है तो ठीक, वो वाला करना है। फिर ये वाला पार्ट आपको करना है, फिर ये वाला पार्ट आपको करना है। रीचेक में आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अलावा तैयारी अच्छी है, बुरी है, नहीं है, पेपर को मन से देना ही देना है। पड़ोसी कितनी बेहतरीन तैयारी में है
पड़ोसी के कितने मॉक टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स आए हैं, इस बात से सिलेक्शन का तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, सिलेक्शन आपके माइंडसेट पर डिपेंड करेगा। जितना रिलैक्स होके जाओगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर आप थोड़ी एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम तो हम दे रहे हैं ना भैया, तो हमको पता है कि कितना टेंशन होता है एग्जाम से पहले। सर नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे टाइम पे भी तो यही होगा ना। हम भी तो उस फेज से निकले हैं जिससे आप गुजर रहे हो और सक्सेसफुली निकले हैं, तो इसलिए कह रहे हैं। ये सोच लेना ठीक है कि क्या हो गया, नहीं लगे तो ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाएगी ना, कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आइडियलिज्म की बातें हैं ये एग्ज़ाम पेपर से पहले जस्ट पहले कर लेना ठीक रहता है। जैसे कई सारे लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, पेपर से पहले पूजा चालू हो जाती है, तो कर लेने में क्या बुराई है। तो पेपर से पहले कुछ नैतिक बातें, कुछ आइडियलिज्म की बातें, कुछ ऐसी बातें जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रख सकें, कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। कोशिश करना कि मॉर्निंग शेड्यूल में आप ना पढ़ें, टाइम से पहले आप पेपर देने पहुंच जाएं। और कई सारे स्टूडेंट जो हैं रोल नंबर चेक नहीं करते हैं, फिर सेंटर मिसमैचिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो आप रोल नंबर अच्छे से चेक करके और पहले जाके बैठें, कंप्यूटर को देख लें, जो आपको पीसी है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बात ध्यान रखना, पीसी कभी कभार कई सारे कॉलेजेस में बंद हो जाते हैं बीच में, ठीक है, या हैंग हो जाते हैं, तो उसको कहने में, सोचने में बिल्कुल ना हेजिटेट हो, बिल्कुल घबराएं नहीं, शर्माएं नहीं, तुरंत जयकारा लगा दें, मतलब अनाउंस कर दें कि सर मेरा पीसी नहीं चल रहा है, मेरा जो पेपर है उसमें तकलीफ़ आ रहा है। तो वो 100% आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ का पैसा मिलता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कंप्यूटर बंद हो जाता है तो तुरंत उसको बताएं, क्योंकि वो आपको दूसरे पीसी पे ले जाके बैठा देगा, वहाँ भी सेम टाइम पे आपका पेपर चालू हो जाएगा। लेकिन किसी भी ऐसी स्थिति में जो आपके साथ नेगेटिव हो सकती है, एक बार हमारे साथ गेट के टाइम पे हुआ था। हमारे कुछ दोस्त हैं जो साथ में गए थे, शायद सुन रहे होंगे हमको। गेट का पेपर था और गेट के पेपर में हम जैसे ही घर से निकले, हमारा जो ये ऐनक भाई साहब हैं ये टूट गए, मतलब एक लेंस में पूरा 2 पीस हो गए। अब तो हम थोड़ा फ्रेम वाला लेंस पहनते थे, पहले विदाउट फ्रेम वाला लेंस पहनते थे, क्योंकि किसी को देख लिए थे, उस समय ज़्यादा चल रहे थे वो। तो जैसे ही हम पेपर, मतलब घर से निकल ही रहे थे पेपर देने के लिए, तो वो बीच में से क्रैक हो गया, तो ये वाला डंडी अलग हो गया, इधर वाला पोर्शन अलग हो गया। ये है पेपर से जस्ट पहले की स्थिति। आप ना तो दूसरा चश्मा बना सकते हो और ना आपके पास ऐसा कोई चश्मा अवेलेबल है पुराना, वैसे तो रखना चाहिए, पर हम तो स्टूडेंट लाइफ में कहाँ इतना अमाउंट होता है कि हम 2-2 चश्मे बनवा के रखें, नहीं था। तो फिर आई थिंक आपको बिलीव नहीं होगा, पर शायद वो इनिशिएटिव भगवान ने देखा भी हो, इसलिए गेट में हमारा 364 रैंक आया था ऑल इंडिया में। तो उस समय हमने फेविक्विक से उस दोनों पीस को, उस लेंस को जोड़ा, और लेंस में क्रैक था, ये आँख से प्रॉपर क्रैक बीच में था तो दिख नहीं रहा था, केवल इस आँख से बहुत प्रॉपर दिख रहा था। उसके बाद भी हमने एग्ज़ाम पेपर दिया और उस एग्ज़ाम पेपर में सिलेक्शन भी हुआ, बताया भी था 364 रैंक ऑल इंडिया AIR। तो ये सारी चीज़ें, घटनाएं जो होती हैं वो आपके मेंटल स्टेट को डेवलप करने के लिए और अच्छी क्वालिटी को निखारने के लिए आती है। तो ऐसी कोई भी घटना आपके साथ घट जाती है, ऑटो नहीं आता है, पहले टाइम से निकलना चाहिए, पेन आपका नहीं चल रहा है, कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, तो रिलैक्स मोड पे रहें, सॉल्यूशन प्रॉपर करें, जो भी हो रहा है सब अच्छा होगा, बस पॉजिटिव रहें। कोई भी आपको और रिक्वायरमेंट है हमारी किसी भी बेस पे, तो आप, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि ऑफिस टाइम पे ही आप कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दें, ठीक है। इस लेक्चर को हमने कोचिंग से अलग रखा है, हमारे इंस्टीट्यूट से अलग रखा है, इसमें हमने कोई भी कोर्स की बात नहीं की, लेकिन आप एग्ज़ाम पेपर दे के आ जाओ KBS का, और उसके बाद आपसे कुछ चर्चाएं करेंगे कि आप नेक्स्ट किन अपॉर्चुनिटीज़ को गेन कर सकते हो, किन में आप जा सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को कैसे रख सकते हो, आपने अपने पेपर से क्या सीखा, कई सारी बातें करेंगे। सो थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए, धन्यवाद।